रहे हैं सुपरफास्ट 100 की और आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से लगातार तेज बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। 60 साल में आई सबसे भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या 160 के पार पहुंच गई है। करीब 2500 गांव बाढ़ की चपेट में है। जम्मू कश्मीर से बाढ़ की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरें सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सामने आई। सेना की तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाढ़ ने जम्मू इस कदर तबाही मचाई है। इंडिया न्यूज की टीम ने एयरफोर्स और एनडीआरएफ की टीम के साथ जम्मू के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उधमपुर, रामनगर और पचेरी इलाके का हमारी टीम ने जायजा लिया। सेना और एनडीआरएफ की टीम यहां राहत और बचाव का काम करने में जुटी है। सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़े एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर को शामिल कर लिया है। देर रात ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट के जरिए श्रीनगर में बड़ी मात्रा में राहत सामग्री पहुंचाई गई। राहत सामग्री में लाइफ बोट्स, खाने पीने की चीजें, कंबल और टेंट शामिल हैं। हालांकि अब जम्मू में धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं। तबाही मचाने वाली तवी नदी का जलस्तर घट रहा है। यहां कई इलाकों में मची तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सैकड़ों लोगों के आशियाने उजड़ गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के लिए 1000 करोड़ की अतिरिक्त मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए केंद्र की तरफ से 1100 करोड़ रुपए पहले ही दिए जा चुके हैं। 1100 करोड़ रुपया पहले से मिला हुआ है। 1000 करोड़ रुपया और स्पेशल असिस्टेंस के रूप में जम्मू कश्मीर सरकार को देने का निर्णय मैंने किया है। हालात का जायजा लेने के बाद पीएम ने कहा कि बाढ़ से हजारों घर तबाह हो गए, जिसे देखते हुए पीएम ने फौरन कंबल और टेंटों का इंतजाम करने के निर्देश दिए। 5000 टेंट यहां पहुंचाने के लिए ऑलरेडी उस काम को आगे बढ़ा दिया गया है। मैंने आज प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में से 1 लाख कंबल तुरंत खरीदने के लिए कहा है। वहीं पाकिस्तान ने मोदी की बाढ़ पीड़ितों की मदद करने की पेशकश को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि वो हालात से निपटने के लिए खुद सक्षम है। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बाढ़ का सामना कर रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार है। मैं पाकिस्तान सरकार को भारत सरकार की तरफ से आवश्यक जो भी मदद चाहिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नागरिकों के इस मुसीबत में मदद करने के लिए भारत सरकार तैयार है। पीएम ने जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ से डूबे इलाकों का भयावह मंजर देखा। राज्य का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले पीएम ने जम्मू और श्रीनगर में बाढ़ की समीक्षा के लिए बैठक की। दोनों मीटिंग में सीएम उनके साथ थे। बैठक इलाकों का हवाई सर्वे किया। उन्होंने श्रीनगर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ से डूबे इलाकों का भयावह मंजर देखा। राज्य का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में है। इससे पहले पीएम ने जम्मू और श्रीनगर में बाढ़ की समीक्षा के लिए बैठक की। दोनों मीटिंग में सीएम उनके साथ थे। बैठक में पीएम ने प्रशासन, सेना, एयरफोर्स और एनडीआरएफ के आला अधिकारियों से हालात की जानकारी ली और उनसे जरूरी कदम उठाने को कहा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में तबाही के शिकार लोगों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में राहत और बचाव के काम के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से 70 नाव भेजी गई है। साथ ही बाढ़ के हालात को मॉनिटर करने के लिए जम्मू, श्रीनगर और दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू में हालात सुधर रहे हैं, लेकिन बाकी कश्मीर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। जहां जम्मू में हालात आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने जा रहे हैं, वहां कश्मीर में हालात और ज्यादा बिगड़ रही है। खासकर श्रीनगर के कुछ इलाके जो हैं 8-8, 10-10 फुट पानी, निचला मंजिल तो पानी के नीचे है। झेलम नदी उफान पर है, जिससे श्रीनगर के कई हिस्सों में बाढ़ आ गई है। रिहायशी इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुसने से हालात गंभीर हो गए हैं। शनिवार को झेलम नदी का तटबंध टूट गया था। राज्य में बाढ़ के हालात को देखते हुए श्रीनगर, जम्मू और श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे में जगह जगह भूस्खलन होने से कई गाड़ियां और सैकड़ों रास्ते टूट चुके हैं। कई का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। यूपी के पीलीभीत के 70 परिवारों के करीब 250 लोग कश्मीर में लापता हैं। उनके परिजन प्रशासन से उन्हें ढूंढने की गुहार लगा रहे हैं। कश्मीर में बाढ़ के कहर को देखकर ये लोग अनहोनी की आशंका को लेकर घबराए।
जम्मू में लगातार हो रही बारिश से पंजाब के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। रावी नदी में जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के कई गांवों में पानी भर गया है। खेतों और घरों में पानी घुसने से यहां के लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव गांव में चक्रवाती तूफान से भारी तबाही मची है। यहां के भेड़ीकला गांव में कच्चे मकान गिर गए तो दर्जनों मकानों की छतें उड़ गईं, साथ ही बिजली के पोल और तार भी टूट गए। आज अनंत चतुर्दशी है। घर आए गणपति को देश भर में आज श्रद्धाभाव से विदाई दी जाएगी। अकेले मुंबई में आज करीब 6000 गणपति की मूर्तियों का विसर्जन होगा। मुंबई में समंदर में 72 जगहों पर विसर्जन होना है, जबकि विसर्जन के लिए 27 कृत्रिम जगह बनाई गई है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए मुंबई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर भर में करीब 47,000 जवान लगाए गए हैं। इसमें क्विक रिस्पांस टीम और बम डिस्पोजल दस्ते भी शामिल हैं। शहर की 49 सड़कें बंद रहेंगी। 55 सड़कों को एक तरफा किया गया है, जबकि 13 सड़कों से भारी गाड़ियां नहीं गुजरेंगी। कानपुर के काकादेव इलाके में धर्म के नाम पर अश्लीलता का नंगा नाच हुआ। गीता नगर कॉलोनी में गणेश पूजा के दौरान बाल बालाओं का डांस करवाया गया। इलाके के जाने माने लोग इस आयोजन में मौजूद दिखे और उनकी मौजूदगी में अश्लीलता जमकर परोसी गई। गणेश पूजा के पंडाल में अश्लीलता परोसने का काम घंटों चला। एक के बाद एक कई बार बालाएं यहां भोजपुरी और हिंदी गानों पर ठुमके लगाती रही, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन आंख मूंदकर इसे अनदेखी करता रहा। बिहार के बेगूसराय में एक लड़के की पिटाई के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने आरोपियों की जमकर पिटाई की। घंटों बवाल हुआ। पुलिस वालों को भी लोगों ने बख्शा नहीं और उन्हें भी पीट डाला। दरअसल शनिवार की रात बलिया इलाके में रहने वाले एक लड़के को रेड लाइट एरिया से कुछ लोगों ने पीट पीट कर अधमरा कर दिया था और रेलवे ट्रैक के किनारे फेंक दिया था। शिकायत के बाद पुलिस ने लापरवाही बरती तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने रोड पर टायर जलाकर विरोध किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की तो वो भी लोगों के गुस्से का शिकार हुई। हंगामा कर रहे लोगों ने रेड लाइट एरिया में भी घरों पर हमला बोला। इलाके में तनाव के बाद पुलिस की तैनाती कर दी गई। बिहार के बगहा में एक सरकारी स्कूल की कराटे टीम में शामिल लड़की की असमत लूटने का मामला सामने आया है। लड़की ने जैसे ही इसका खुलासा किया, स्कूल की बाकी लड़कियों ने आरोपी वार्डन अन्नपूर्णा की जमकर धुनाई कर दी। आरोप है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल की वार्डन कई लड़कियों से देह व्यापार करवाती। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया कि कराटे टीम में सिलेक्शन के बाद उसे पटना जाना था। टीम की तैयारी के बाद ही जब लड़की बेतिया से घर लौट रही थी तो उसे मनीष मिश्रा नाम के वार्डन के हवाले कर दिया गया। आरोप है कि उसने पीड़ित के साथ रेप किया। किसी तरह बचकर निकली लड़की ने मामले की जानकारी दी तो वार्डन अन्नपूर्णा की पिटाई कर दी गई। बिहार के छपरा में गाड़ी की चपेट में आकर बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। यह दर्दनाक हादसा बाईपास रोड पर हुआ। जिस गाड़ी से बच्चे की टक्कर हुई उससे लोगों ने तोड़फोड़ दिया। लाठी डंडे और ईंट से लोगों ने गाड़ी पर गुस्सा निकाला। घंटों ही हंगामा चलता रहा। गुस्साए लोगों ने जो हाथ में मिला उससे गाड़ी के शीशे बोनेट सब तोड़ दिया। हंगामा कर रहे लोगों ने रोड भी जाम कर दी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को आश्वासन देकर शांत कराया। दरअसल 7 साल का मासूम सोहन उर्फ गोलू घर के नजदीक खड़ा था। उसी वक्त तेज रफ्तार सुमो ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोग सोहन को लेकर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बिहार के नालंदा में जालसाज के लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। इस पर बिजली का मीटर लगाने के नाम पर ठगी करने का आरोप था। लोगों ने जब इसे देखा तो पकड़कर खूब पीटा। इस युवक का एक और जालसाज दोस्त मौके से फरार हो गया। बिजली मीटर के नाम पर इस युवक ने कई लोगों से हजारों रुपए ठग लिए थे। भड़के लोगों ने इस युवक के चप्पल जूते से जबरदस्त धुनाई कर डाली। जमकर मारने पीटने के बाद लोगों ने युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। बिहार के छपरा में सरयू नदी में नहाते वक्त 3 लड़कियां डूब गईं। रिविलगंज इलाके में हुए इस हादसे में एक लड़के को मछुआरों ने बचा लिया। छत्तीसगढ़ के बालोद बाजार में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से हड़कंप मच गया। भिलाईगढ़ के नगरदा गांव में 32 साल के कारोबारी धनेश्वर, उनकी बीवी, भाई और मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात की खबर मिलते ही मोहल्ले के लोग घर के पास जमा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। वारदात की जगह को सील कर लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यूपी के कुशीनगर में 55 साल के एक बुजुर्ग का शव पेट से लटकता हुआ पाया गया। मामला बिशुनपुर थाना इलाके के दुदही रेलवे स्टेशन के पास का है। यूपी के हाथरस में 35 साल के एक शख्स ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मामला पारिवारिक कलह का है। यूपी के इलाहाबाद में लोग उस समय सन्न रह गए जब एक लड़की ने दारोगा को सड़क पर सरेआम पीटना शुरू कर दिया। मामला घुरपुर थाना इलाके के जसरा बाजार का है। बताया जा रहा है कि मामला प्रेम प्रसंग का है। लड़की दारोगा की पूर्व परिचित है। शहर कोतवाली के साउथ मलाका चौकी पर तैनात दारोगा 40 किलोमीटर दूर लड़की से मिलने गए थे। लड़की को किसी अपरिचित के साथ जाता देख दारोगा ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। फिर क्या था, लड़की भी दारोगा पर टूट पड़ी।
अलीगढ़ के हरदुआगंज में एक लड़की ने सिपाही पर एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। लड़की का आरोप है कि रोहित नाम का सिपाही एमएमएस को नेट पर डालने की धमकी देकर दोस्ती का दबाव डाल रहा है। एमपी के इंदौर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म हुआ। मामला राजेंद्र नगर थाने के बिजलपुर इलाके का है। वारदात आधी रात को उस वक्त हुई जब घर के लोग सो रहे थे। चलिए अगली खबर को रुख करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। एक भाषण के दौरान मांझी ने कहा कि अगर दलित दारू नहीं छोड़ पा रहे तो उसे दवा की तरफ दारू पीना बंद करो। अगर अभी एकाएक नहीं बंद होगा तो दवा के रूप में दारू पियो। बिजनौर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए रैली करने पहुंचे बीजेपी के फायरब्रांड नेता और गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने एसपी सरकार और आजम खां पर जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा कि एसपी मुस्लिमों को खुश करने के लिए मंदिरों में लाउडस्पीकर नहीं बजने दे रही। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के मुख्य आरोपी बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने भी कैबिनेट मंत्री आजम खान को खुली चुनौती दी है। सुरेश राणा ने कहा कि अगर आजम खान में दम है तो मुजफ्फरनगर में आकर दिखाएं। आरजेडी नेता और बिहार के मधेपुरा से सांसद पप्पू यादव ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कानून पूंजीपतियों और भ्रष्टाचार की रखेल है। खेल है भ्रष्टाचार की। कानून खास आदमी का रखेल बना हुआ, पूंजीपति और उद्योगपति का रखेल बना हुआ। कानून आम आदमी के लिए नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कानून बेसिया से बदतर स्थिति कानून की। आतंकी हाफिज सईद से मुलाकात के चलते विवादों में आए वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक फिर से विवादों में घिर गए हैं। इस बार वैदिक ने संसद और सांसदों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। 543 सांसद सर्वसम्मति से सर्वकुमति से ये प्रस्ताव पारित करें कि डॉक्टर वैदिक को गिरफ्तार करो, डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूक। अजमेर में वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अगर सभी सांसद मिलकर उन्हें फांसी पर चढ़ाने का प्रस्ताव पास करते हैं तो ऐसे सांसदों को मूर्ख और बुद्धिहीन कहेंगे। वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने कहा कि अगर सांसद उन्हें राष्ट्रद्रोही कहेंगे तो वो भी सांसदों को मूर्ख कहेंगे। अपने बयान पर विवाद मचने के बाद वेद प्रताप वैदिक सफाई देने के लिए आए। वैदिक ने कहा कि उन्होंने संसद का अपमान नहीं किया, लेकिन जो सांसद उन्हें राष्ट्रद्रोही कहते हैं उन्हें वो मूर्ख जरूर कहेंगे। मेरी बात को सारे संदर्भों से तोड़कर और फिर कुछ लोग खबरें बनाना चाहते हैं। मेरे हृदय में कहीं भी संसद के अपमान करने की भावना नहीं। सांसद मुझे राष्ट्रद्रोही कहने की हिम्मत करता है, दुस्साहस करता है, उस सांसद को मैं क्या मूर्ख भी नहीं कह सकता हूं। दिल्ली में सरकार बनाने के कवायद के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। बैठक में सरकार गठन पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा कि सरकार बनाना कोई पाप नहीं है। हमारे पास कहेंगे, हम निश्चित रूप से सोचेंगे सरकार बनाना कोई पाप नहीं है। कोई भी काम अनडेमोक्रेटिक नहीं करेंगे, कोई भी चीज हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं करेंगे। जो करेंगे वो संवैधानिक करेंगे। सतीश उपाध्याय ने भी कहा कि जैसे ही उपराज्यपाल का निमंत्रण मिलेगा आधे घंटे में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे पास निमंत्रण आएगा तो मुख्यमंत्री का फैसला भी बहुत जल्दी होगा कि कौन होगा। अगर हम सरकार बनाने जाते हैं तो सवाल प्रोबेबिलिटी का है। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक होगी। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में चर्चा हो सकती है। सूत्रों से खबर है कि बैठक मंगलवार को होगी। कांग्रेस के मुकेश शर्मा ने दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद पर बीजेपी के साथ साथ राजभवन पर भी निशाना साधा। मुकेश शर्मा ने कहा कि राजभवन अब बीजेपी का दफ्तर बन गया है। दिल्ली में कांग्रेस ने आक्रोश रैली निकालकर उपराज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उपराज्यपाल नजीब जंग ने बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए न्योता देने की सिफारिश राष्ट्रपति से की थी। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकना चाहती है। इसको लेकर पार्टी अध्यक्ष अमित शाह आज राजधानी रांची में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले अमित शाह रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पूरे जोश के साथ अमित शाह का स्वागत किया। हजारों कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ एयरपोर्ट पर शाह के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल कोलकाता में ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उपचुनाव के प्रचार के लिए पहुंचे शाह ने कहा कि अगर ममता ने आरोप प्रत्यारोप की जगह आधा वक्त भी बंगाल को दिया होता तो सूबे का कल्याण हो जाता।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे मौजूद रहे। महाराष्ट्र कांग्रेस ने मराठी भाषा में 2 किताबें भी लॉन्च की। पहली किताब में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया, जिसमें मोदी के कार्टून पर लिखा है कि मोदी के झूठ का पंचनामा। किताब में पीएम मोदी के चुनावी वादों का भी जिक्र है। वहीं दूसरी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी की उपलब्धियों का जिक्र है। सीएम चव्हाण ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर बताएं कि बीजेपी ने सरकार बनाने के बाद अपने वादे पूरे नहीं किए, साथ ही कांग्रेस की नीतियां गिनवाएं। महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए शिवसेना ने आरोग्य सेवा की शुरुआत की है। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने मुंबई में टेलीमेडिसिन सेवा का शुभारंभ किया। शिवसेना के बाद अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी चुनाव को लेकर ब्लू प्रिंट पेश करने की तैयारी में है। मुंबई में 25 सितंबर को एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ब्लू प्रिंट पेश करेंगे। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जल्द जारी कर दी जाएगी। साथ ही राज ठाकरे 12 सितंबर को मराठवाड़ा जाएंगे और वहां संभावित प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण पर पलटवार किया है। चव्हाण ने कहा था कि मोदी सरकार बिजली नहीं दे रही। इस पर गोयल ने कहा कि बिजली मुद्दे पर चर्चा के लिए चव्हाण मिलने का वक्त ही नहीं दे रहे। पीयूष गोयल ने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव को देखते हुए चव्हाण सियासत कर रहे हैं और केंद्र पर बिजली नहीं देने का आरोप लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने पीयूष गोयल के आरोपों को खारिज किया। चव्हाण ने कहा कि वो बिजली मुद्दे पर सियासत नहीं कर रहे, बल्कि ये एक राष्ट्रीय समस्या है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि मोदी सरकार में कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जून से अगस्त 2014 तक कोयला आधारित बिजली उत्पादन में 21% का इजाफा हुआ। ब्रेक के बाद बाकी खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर आरोपी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ केस की सुनवाई में तेजी लाने को कहा है। बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही लोकपाल सीवीसी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रक्रिया केंद्र शुरू करेगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण की वकालत की है। दिल्ली में उन्होंने कहा कि कई जातियों ने हजारों साल तक कष्ट सहे और उन्हें बराबरी में लाने के लिए अगर ऊंची जातियों को 100 साल तक कष्ट उठाने पड़े तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया में यूपी की 200 पंचायतें जुड़ेंगी। यूपी के मैनपुरी में एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने अपने उम्मीदवार तेज प्रताप यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। यूपी की अखिलेश सरकार पर माया सरकार के मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को लेकर दबाव बढ़ गया है। इसके बाद लोकायुक्त की रिपोर्ट पर राज्यपाल ने सीधे सरकार से इसका जवाब मांगा है। इससे पहले माया सरकार के दोषी मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त ने सरकार से कार्रवाई की सिफारिश की थी। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अपने कैबिनेट में आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को शामिल करने का समर्थन किया। त्योहार के मौसम में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन दिल्ली को दहलाने की फिराक में था। इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकी अयाज शेख ने जांच के दौरान ये खुलासा किया। दिल्ली में पाकिस्तान के दूतावास के बाहर राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी ने पाकिस्तान पर अल जवाहिरी और हाफिज सईद जैसे आतंकियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी पर 1 हफ्ते तक रोक लगाई है। देर रात जेल प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस मिला, जिसके बाद ये रोक लगाई गई। राज्य के चर्चित तारा लव जिहाद केस में आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन को भगाने में मदद करने वालों पर गाज गिरने वाली है। मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम ने दुर्लभ मानी जाने वाली माइल्ड प्रजाति के 4 दुर्लभ दुमुहे सांपों को बेचने जा रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के आनंद विहार के यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुडलक गुरु पवन सिन्हा ने महासत्संग किया। गुडलक गुरु पवन सिन्हा ने धर्म के कई पहलुओं के बारे में जानकारी दी। राजस्थान की सिरोही में 67 साल बाद भाइयों का मिलन हुआ। दोनों भाई भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त बिछड़ गए थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में गौरक्षा को लेकर रैली निकाली गई। इस रैली में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। वाराणसी में पौराणिक कल्प वृक्ष का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। वन विभाग ने पेड़ को बचाने की कोशिश के तहत केमिकल ट्रीटमेंट दिया था। बिहार के नालंदा में झिरायन नदी पर बने एक पुल के टूट जाने से यहां के सैकड़ों गांवों का संपर्क टूट गया। यह पुल शेखपुरा, मुंगेर, जमुई सहित कई इलाकों को जोड़ता था।